देखो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियाँ जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी तेज़ी से और अच्छी चल रही होंगी। ठीक है। और अब तो मार्केट में सारे बोर्ड्स के लगभग अनसॉल्व पेपर्स भी आ गए हैं, तो अनसॉल्व सॉल्व करो। और अगर उसमें कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप लोग अपने सवाल हमें ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। तो चलो आज हम लोग एक बोर्ड का ही टॉपिक लेते हैं, समझते हैं इसको। एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर में आपको मिलेगा एलसी ऑसिलेशन। तो ये एक्चुअली में होता क्या है कि जब एक कंप्लीटली चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं थ्रू एन नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इस डिस्चार्जिंग के केस में एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, जिसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कांस्टेंट होती है। ठीक है। जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बोथ आर कांस्टेंट, तो उस ऑसिलेशन को ही हम लोग एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। अब ये समझ लेते हैं हम लोग कि एलसी ऑसिलेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे ये ऑसिलेशन होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो बेटा, हमने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच करके 8 फिगर बनाए हैं सेम एलसी ऑसिलेशन का। तो देखो इनिशियली हमारे पास क्या था कि जो भी कैपेसिटर जो था वो कंप्लीटली चार्ज था। अब चार्ज होगा तो इस पे अपना एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी चार्ज की। मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू है वो इस समय कितना है, Q0 है। ठीक है। और इसको हमने क्या किया, एक इंडक्टर के साथ जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद मतलब मान लो यहाँ पे सर्किट हमारी ब्रेक है, अभी ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक। तो टोटल एनर्जी हमारे पास केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में मौजूद है, और जबकि इस इंडक्टर के पास कोई एनर्जी मौजूद नहीं है। और इंडक्टर के पास जो हमारी एनर्जी होती है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है या मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको यूबी लिखा है। यूबी की वैल्यू हमारी टोटली 0 है और ये हमारा कंप्लीटली चार्ज है अप टू कितना, मैक्सिमम चार्ज Q0 तक। तो इस पे हमारे यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है, तो हाफ Q0²/C, इतनी एनर्जी हमारे इसके पास है। अब क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दी। जब कनेक्ट किया तो अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया थ्रू द इंडक्टर। अब देखो क्या हुआ भाई, देख लो, वैसे तो हमने फिगर में भी मेंशन किया है, 2 प्लस बना है, 4 प्लस बने हैं, नीचे 4 माइनस बना है। देखो 2 प्लस, यानी कि चार्ज की क्वांटिटी एक तरीके से हमने रिड्यूस किया। जब ये डिस्चार्ज हो ही रहा है तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा तो इसके पास भाई करंट अलाउ हो, करंट आएगा। करंट आएगा, कॉइल में अगर करंट जाएगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इसमें जो करंट की वैल्यू है वो हमारी I है, और इस कैपेसिटर पे जो हमारा चार्ज है वो Q है। तो अब देखा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर वाली एनर्जी है वो कितनी बची और इसके पास कितनी एनर्जी आ गई। तो अब देखो हमारे पास इसकी एनर्जी आ गई कि हाफ Q²/C, और इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, तो हाफ L/I², क्योंकि करंट की वैल्यू कितनी है I और इसकी इंडक्टर की वैल्यू हमने L लिख रखा है। तो यानी कि अब जो टोटल एनर्जी हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थोड़ा मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है। अब देखो तीसरे स्टेप में चलते हैं, A B के बाद C पे चलते हैं। अब देखो कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, यानी चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। अब देर इज नो चार्ज, यानी देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट आर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो था या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो था वो हमारा कंप्लीटली 0 हो गया है। तो और करंट की वैल्यू हमारी सर्किट में क्या हो गई, अप टू मैक्सिमम पहुंच गई है, यानी 0 से स्टार्ट होते होते I तक आया था करंट। यहाँ पे करंट 0 था, 0 से I आया और I से अब मैक्सिमम पहुंच गया। तो टोटल हमारा जो एनर्जी है अब केवल इस इंडक्टर के पास है, इस इंडक्टर के पास है, और कितना है, तो हाफ L/I0²। ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे एनर्जी दोनों का सम करो, यहाँ पे सम करो, यहाँ पे सम करो, आपको कंजर्व्ड मिलेगा। जो यानी अगर यहाँ पे 100 जूल है तो यहाँ पे भी 100 जूल मिलेगा और यहाँ पे भी 100 जूल ही आपको मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो क्या हुआ कि भाई ये तो हमारा पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, ये हमारा इसमें सारा का सारा एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो गई ना मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के टर्म में। अब क्या होगा, तो आप लोगों ने लेंज लॉ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि भाई लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ यही कहता है ना कि जो जिस कारण से आया है वो उसी का अपोज करता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हो जाता है।
अब भाई देख लो कि होता क्या है कि जिस तरीके से ये हमारा डिस्चार्ज हुआ, अब इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी आ गया, तो अब कॉइल क्या करेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या हो रही है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि शुरुआत में इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, यानी यहाँ पे कोई चार्ज करंट ही नहीं फ्लो हो रहा था, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नहीं थी। धीरे धीरे आया, यानी कि फील्ड लाइन्स इंक्रीज हुई, अब फील्ड लाइन्स और इंक्रीज हुई, तो ये वेरिएबल फील्ड लाइन्स है ना। अब वेरिएबल फील्ड लाइन्स क्या सेटअप करती हैं? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड करंट इस्टेब्लिश करती हैं। तो इन द सेम में लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि अब एक इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इनिशियल स्टेट में हमारा सब कुछ चल रहा था, ठीक है, उसी तरीके से कि भाई यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था, इन द सेम में उसी डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करने लग जाती है, मैग्नेटिक एनर्जी घटने लग जाता है, और ये इंड्यूस्ड चार्ज की वजह, इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये हमारा कैपेसिटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कि देखो यहाँ पे हमारा प्लेट जो है ऊपर वाला पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे नीचे वाला है, तो वो इंड्यूस्ड करंट के वजह से रिवर्स डायरेक्शन में ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से ये लीकेज स्टार्ट हो रहा है। एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी लीकेज कर रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अब मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इसमें करंट की वैल्यू आई है और इस पर चार्ज आ गया Q और L में हमारे करंट आई जा रहा है, तो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो हाफ L I स्क्वायर, और इसकी एनर्जी कितनी आ गई? तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, तो अब ये दोनों एनर्जी इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये क्या होगा कि ये कंप्लीटली यानी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यानी इंड्यूस करंट की वजह से कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज हो गया। तो जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इसके पास यानी इसकी करंट, पहले क्या हुआ, इंडक्टर के पास करंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर मैक्सिमम हुई, अब क्या हो रही है, करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज होकर 0 हो गया। अब जब 0 हो गया और कैपेसिटर हमारा रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फुली चार्ज हो गया रिवर्स। ठीक है, अब ये जब चार्ज हो गया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी यानी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई, रिड्यूस टू 0, और ये हमारा बढ़ गया क्योंकि जब रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज हुआ, चार्ज अप टू Q नॉट, तो यानी फिर से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी आ गई या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई, हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C, और ये 0 हो गया। अब फिर से क्या होगा कि अब रिवर्स डायरेक्शन में करंट स्टार्ट करेगा, तो अब रिवर्स डायरेक्शन से ये क्या किया किसी इंस्टेंट पे, अब ये फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। देख लो यहाँ पे, यानी जो चीज़ अब यहाँ पे से यहाँ तक हुआ था वही चीज़ अब फिर से ये स्टार्ट कर दिया कि अब भैया डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। जब डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो इसके पास हमारा चार्ज की वैल्यू किसी इंस्टेंट पे Q है, करंट की वैल्यू, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो गई थी, करंट की वैल्यू हमारी I हो गई। ठीक है, ये I हो गई। अब यहाँ पे फिर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हमारी चेंज होनी शुरू हो गई, फिर से इसकी वैल्यू आ गई कि हाफ L I स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिर से आ गई इस वाले की भैया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, यानी कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इतनी हो गई और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इतनी हो गई। अब फिर से क्या हुआ, फिर से ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे आके, यानी कि अब यहाँ पे कोई चार्ज हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चार्ज 0 हो गया। जब चार्ज 0 हो गया मतलब यहाँ पे हमारा कोई करंट की जब चार्ज 0 हुआ तो यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू जो इसमें हमारा रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वो मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम हो गया तो अब भैया यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 हो गई, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी है ये मैक्सिमम हो गई। कितनी हो गई? तो भैया हाफ L I नॉट स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब फिर से अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अब ये वाला क्या करेगा, फिर से कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक है, अब फिर से अब इसके उल्टा डायरेक्शन में, यानी कि अब चार्ज होगा तो पहले जैसा बन जाएगा, इस फिगर के जैसा बन जाएगा चार्ज होके। ठीक है, तो अब फिर से स्टार्ट हो गया वही प्रोसेस कि भैया यहाँ से अब लीकेज स्टार्ट हुआ और वो रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज करना शुरू कर दिया। अब फिर से रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो गया ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट जो हमारा था अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर से चार्ज हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, भाई चार्ज हुआ कहाँ तक, अभी हुआ है Q तक हुआ है, करंट की वैल्यू हमारी आई है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी आ गई फिर से कि भैया हाफ L I स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई कि हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये रिपीट होता रहता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका LC ऑसिलेशन का। LC ऑसिलेशन फिर से एक बार सुन लो कि क्या है, कि अगर एक
चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के साथ, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है और उस ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट रहता है। उसी ऑसिलेशंस को हम लोग एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। और वो ऑसिलेशन का मतलब उस तरीके का वाइब्रेशन नहीं है, यही है कि वो एक बार चार्ज होता है, फिर कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है, फिर इंडक्टर के वजह से ही वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है, फिर से वो डिस्चार्ज होता है। तो मतलब वो बार बार रिपीट होता रहता है, यही इसका ऑसिलेशन है। ठीक है, तो ये टॉपिक उम्मीद है। देखो, तो जो एलसी ऑसिलेशंस हमारे होते हैं उसमें हमने बताया एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट रहता है, तो कुछ इस तरीके से होता है उसका ग्राफ। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन का ये ग्राफ है। ये एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, ये सबका अपना फिक्स है, यानी एम्पलीट्यूड सबको पता है ना कि जो हमारी मीन पोजीशन होती है वहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका दिख रहा है, ये सब आइडेंटिकल है। ठीक है, ऊपर देखो या आप नीचे देखो, तो ये वैल्यू हमेशा आपको सेम मिलेगी। दूसरी चीज़ कि एक साइकिल करने में जितना समय यहाँ लगा उतना ही एक साइकिल करने में यहाँ भी लगना चाहिए, उतना ही एक साइकिल करने में आते। इसका मतलब हो गया कि आइडेंटिकल है ये, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी इसकी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, कि एक सेकंड में अगर 10 साइकिल हो रहा है, या मान लो कि एक सेकंड में ये एक साइकिल हो रहा है, तो नेक्स्ट फर्दर एक सेकंड में एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा, एंड फॉर नेक्स्ट फर्दर 1 सेकंड में 1 ही साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से होता है, ये अनडैम्प्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। लेकिन अब सुनो कि ये अनडैम्प्ड हमारा तब होगा जब हमारा एलसी ऑसिलेशन के बीच, जब हमारा जो एलसी ऑसिलेशन हो रहे हैं, समझना बात को, अभी कोई देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी अनडैम्प्ड हमारा तब होगा ऑसिलेशन जब एलसी ऑसिलेशन के बीच में कोई एनर्जी लॉस ना हो, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे कि जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एल और सी के बीच में। बार बार इस एल और इस सी के बीच में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कभी यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलता है, ठीक है, कभी यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो जीरो से लेके मैक्सिमम, और यहाँ पे सिमिलरली कि अगर यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ जीरो, और यहाँ जीरो है तो यहाँ मैक्सिमम। तो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में वैरी होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ इस इंटरचेंज की वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी, तभी तो बोला गया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कि और कुछ है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी और इसका एम्पलीट्यूड दोनों हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट है, लेकिन तभी कि जब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस ना हो। लेकिन ऐसा मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल इंडक्टर्स होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका अपना कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि होता क्या है कि ये तो आइडियल सिचुएशन है कि भाई इंडक्टर और कैपेसिटर जो है जिसके बीच में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होगा इस तरीके से होगा, ऑसिलेशंस हमारे अनडैम्प्ड होंगे। लेकिन जेन्युइनली क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि इंडक्टर्स जो होते हैं उनका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस है तो वो रुकावट पैदा करेगा, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यहाँ वाली कैपेसिटर की जो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, जब वो करंट डिस्चार्ज होगी थ्रू इंडक्टर, तो अगर इसके पास अपना रेजिस्टेंस है तो हीट के फॉर्म में भी एनर्जी का नुकसान होगा। और जब हीट के फॉर्म में एनर्जी का नुकसान होगा तो इसका मतलब अब वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट का रहेगा, तो टाइम एक सर्टेन टाइम के बाद धीरे धीरे करके कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकली होता है, ये तो वो ध्यान रहे, ये वो सिचुएशन है आइडियल सिचुएशन जब हमारा इंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस ना हो। जेन्युइनली ऐसा होता नहीं है। जो हमारा इंडक्टर होता है इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और इस रेजिस्टेंस के वजह से हमारा जो ऑसिलेशन है वो अनडैम्प्ड ना होके क्या हो जाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। और इस डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? डिक्रीज, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। और इस यानी कि कुछ इस तरीके से होगा कि भाई अभी बड़ा हो रहा है, अभी घटने लग रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से जाते जाते आगे एकदम फ्लैट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैनिश हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी में जैसे मैंने बोला कि हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लिया जाए, एक और चीज़ है कि अगर मान लिया जाए कि चलो इसकी एल की वैल्यू हमारी 0 ही है, रेजिस्टेंस हमारा 0 ही है, तब भी इन टर्म ऑफ जो
जब चार्ज और डिस्चार्जिंग का केस होता है, यानी कैपेसिटर हमारा चार्ज था पूरा और अब कंप्लीटली डिस्चार्ज हुआ, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ से भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशंस जो हैं वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कुछ, तो वहाँ पे भी हमारा कुछ लॉस हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस जीरो भी अगर हम मान लें कि एक दफ़ा कर दिया, ठीक है, तो जीरो भी कर देने के बाद हमारा जो ऑसिलेशन है वो अनडैम्ड नहीं रहता, वो डैम्ड ही हो जाता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस तब भी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये बात आप अपने ध्यान में रखेंगे कि भैया एलसी ऑसिलेशन हमारा अनडैम्ड तब होगा जब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, दो बातें ध्यान रखना, एलसी ऑसिलेशन कब अनडैम्ड ऑसिलेशन होगा, जिसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कब कांस्टेंट होगी, जब कोई लॉस ऑफ एनर्जी ना हो और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हो वो जीरो हो। दूसरी क्या बात है, बोला डैम्ड के क्यों होता है, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं वो डैम्ड होते हैं, वो इसलिए डैम्ड होते हैं कि अपना एल का तो पहली बात रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं होता, कुछ होता है। ठीक है, इसकी अपनी एक कुछ वैल्यू होती है। अच्छा, दो तरीके से एनर्जी लॉस होता है, एक तो रेजिस्टेंस है तो हीट के फॉर्म में होता है, और दूसरा अगर हमारा ये जीरो भी कर दिया जाता है, अगर ये जीरो भी कर दिया जाता है तब भी कि एनर्जी बार बार कन्वर्ट हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल में, तो इन बिटवीन इसके बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारा कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा ऑसिलेशन जो है अनडैम्ड होने के बजाय डैम्ड ऑसिलेशन होने लगता है, जिसकी एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डिक्रीज करती रहती है। ठीक है, और धीरे धीरे एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो एक ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई। अब इसका देखो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी है, वो भी हम आपको कि कैसे हमारा डिस्चार्ज होता है, कैसे हमारा चार्ज होता है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो चीज़ आप लोगों से पूछा नहीं जाता है अभी बोर्ड में, और मैं वीडियो जो है अभी बना रहा हूँ आपको बोर्ड पर्पज़ से केवल बना रहा हूँ, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कि मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन यानी हमारा जो कैपेसिटर है जो कि चार्ज था वो जो कैसे डिस्चार्ज हुआ, उसकी वैल्यू चार्ज की जीरो हुई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंक्रीज हुई, कैसे इंक्रीज हो रही है, तो वो सारी मैथमेटिकल टर्म्स जो यहाँ पे यूज होते हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और सुनो बच्चों, ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना, आप मन लगा के देखना और समझने की कोशिश करना, और पढ़ो फिजिक्स ऐसे, इमेज इन द फॉर्म ऑफ इमेज। ठीक है, समय आप लोगों के पास बहुत कम बचा है, अब ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी आपके पास समय है, तो आप जब पढ़ाई करो ना तो इन द फॉर्म ऑफ इमेज कोशिश करो। वैसे ही जैसे फिल्मों में आप लोग फिल्में देखते हो, स्टोरी याद रहती है, सुनी सुनाई स्टोरी आदमी एक टाइम इंटरवल के बाद भूल जाता है, लेकिन पिक्चर्स की स्टोरी नहीं भूलता है। तो आप पढ़ाई जब करो तो हर एक स्टेटमेंट जो है, हर एक जो भी है आपके बुक में जो भी पढ़ो, उसको कोशिश करो कि उसका अपना एक इमेज का रूप दो, इमेज का फॉर्म बनाओ, और उस इमेज के फॉर्म में उसे याद रखो अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में, और ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स तक आपके दिमाग में भी रहेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एकदम, और अच्छे से तैयार रहो बोर्ड के लिए। थैंक यू।